तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्निंग विद A2 पर। जैसे कि हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि आने वाला 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपका पेपर सही तरीके से और अच्छे नंबरों से उस पेपर को आप पास करें। तो इसी मुहिम में हमारी टीम ने एक मिशन बनाया है और उस मिशन का नाम है मिशन यूपी बोर्ड 2025। इस मिशन में हम आपको पर डे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो हम आपके पास लेकर आएंगे। आप उन वीडियो को देखो और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करो, अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से करो। मैं आपका A2 सर लर्निंग विद A2 पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो इसी सिलसिले में मैं आज जो शुरुआत कर रहा हूं वो कर रहा हूं मिशन यूपी बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग न्यूक्लिक अम्ल का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हर रोज़ सुबह मॉर्निंग 10 बजे आपके सामने एक केमिस्ट्री क्लास आएगी। वो क्लास के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 5 से 10 मिनट का उस क्लास का टाइमिंग रहेगा। यानी कि मैं हर रोज़ मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आपके पास क्लास भेजूँगा। तो उस क्लास के अंदर आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर 2 या 3 टॉपिक पढ़ा दिए जाएंगे। वो 2-3 टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो, ये मेरे पास 2022, 23, 24 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। और मैंने इसमें देखा कि 2 फेरी कम से कम 2 बार एक पेपर और रखा है बायोलॉजी का, उसमें भी लगभग 1 बार न्यूक्लिक एसिड आ चुका है। तो क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सारी बातों को हम पढ़ते हैं। और 2023 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरा आया था कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और इसका वर्गीकरण करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। तो आज आपके सामने हम 5 से 10 मिनट क्लास रहेगी, न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। छोटी क्लास है। दूसरी बात यहाँ नीचे लिख रखा है यूजफुल टॉपिक 5 मार्क का, यानी कि 5 नंबर में टॉपिक आएगा, ठीक है। कक्षा 12 रसायन विज्ञान प्लस जीव विज्ञान। कहने मतलब ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, ये बायोलॉजी में भी आता है और ये केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो 10 है उसका लास्ट टॉपिक क्या है, न्यूक्लिक एसिड ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम जे बड़ो है, उसका एक टॉपिक न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपको देखो पढ़ाते हैं बिल्कुल शुरू से, ठीक है। शुरुआत करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल है क्या। सर्वप्रथम मिशन ने न्यूक्लिक अम्ल क्या की थी, खोज की थी। उन्होंने कोशिकाओं को पृथक करके एक न्यूक्लियर अम्ल को न्यूक्लियर नाम दिया। ये कोशिकाओं से उन्होंने निकाला और उसे न्यूक्लिक नाम दिया, ठीक है। इसके बाद सन 1872 में शुक्राणु के शीर्ष में अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति के पदार्थ पृथक किए, जिन्हें क्रम से न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोलिपिन कहा गया, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँगा कि अगर मैंने के शुक्राणु बनाया है तो इसमें जो 2 द्रव होता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है और एक होती है इसकी पूंछ होती है। तो ये शुक्राणु का अगर हम बात करेंगे तो ये शुक्राणु का शीर्ष है। इस शीर्ष के अंदर कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अम्लीय पदार्थ भी होता है, और इसमें क्षारीय पदार्थ भी है। अम्लीय पदार्थ को इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिक अम्ल, जबकि क्षारीय पदार्थ को क्या बोला इन्होंने, प्रोपोलेमीन कहा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 1872 में शुक्राणुओं के शीर्ष में से अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के पदार्थ के आधार पर इन्हें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोपोलेमीन कहा गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से शुरुआत होती है, देखो मैं बताता हूँ, ये तो सिर्फ खोज करते की बात चली है। इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो यहाँ से शुरुआत होगी, परिभाषा क्या होती है न्यूक्लिक अम्ल की, ठीक है। सिर्फ परिभाषा से आप स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक अम्ल को, ठीक है। वे यौगिक जो अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाते हैं तथा कोशिका के अंदर एंजाइम संश्लेषण की प्रक्रिया को स्थानांतरित करते हो, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, जो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, अर्थात माता पिता के लक्षणों को उसके बच्चों में पहुंचाते हैं, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो एक एंजाइम संश्लेषण का एक क्रम भी रखता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है एंजाइम संश्लेषण का एक स्थानांतरित क्रम भी रखता है, ठीक है। आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम में यही बात लिखेंगे कि अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाना ही क्या कहलाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। अब आगे देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। तो क्या है न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख गुण। न्यूक्लिक अम्ल पहली बात करेंगे यह है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। साथ में मैं कहूँगा ऑक्सीजन भी लिखो, देखो साथ में क्या लिखा हुआ है, देखो ये ऑक्सीजन।
तो हम बोलेंगे ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस ऑक्सीजन युक्त रंगहीन जटिल कार्बनिक यौगिक है, रंगहीन जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो हम बोलेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, अगर हमने बोला न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, सही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, ये तनु क्षारकों में विलय होता है, ठीक है, याद रखेंगे तनु क्षारकों में विलय होता है। और तीसरी बात ये लिखा है कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, अविलय होता है। चौथी बात की बात करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, इनमें फास्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तथा ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कई फ्री बोर्ड पे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, 102 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि न्यूक्लिक अम्ल का अम्लीय होना क्या कारण है। तो हम बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल के अंदर फास्फोरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। फास्फोरस अम्ल को कौन सा फास्फोरस अम्ल पाया जाता है, तो हम बोलेंगे इसमें पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। और फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला जो होता है वो होता है H3PO4, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर फास्फोरिक अम्ल होता है, इसलिए न्यूक्लिक अम्ल अम्लीय प्रकृति का होता है। प्रोटीन की भांति लंबी श्रृंखला वाले बहुलक है, ठीक है। चलो अगली बात देखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, ये दोनों बात याद रखेंगे। इसलिए इसको इसलिए इसको न्यूक्लिक अम्लों की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी कहते हैं। यहाँ पर जो बात लिख रखी है, देखो यहाँ पर ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, हमें सिर्फ ये बात पकड़नी थी। न्यूक्लिक अम्ल के प्रमुख गुण निम्नलिखित थे, तो हमें सिर्फ ये वाली बात पकड़नी थी। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में डीएनए बोला जाता है। नंबर 2 राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आरएनए बोला जाता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 आरएनए। क्या होता है डीएनए और आरएनए, इसको पढ़ते हैं और साथ में देखते हैं कि इसके अंदर कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, देखो न्यूक्लिक अम्ल को निम्नलिखित 3 घटकों में बांटा गया है। नंबर 1 फास्फोरिक एसिड, ठीक है। नंबर 1 क्या है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, एसिड को हम अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो नंबर 1 न्यूक्लिक अम्ल के अंदर सबसे पहली बात यह है, जो न्यूक्लिक अम्ल हमारा डीएनए है या हमारा आरएनए है, उन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, उन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल के फार्मूले की बात करेंगे H3PO4 होता है। संरचना की बात करेंगे तो P बीच में रखकर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और ऑक्सीजन फिर इधर डबल बॉन्ड के साथ और इधर ये सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इधर ये सिंगल बॉन्ड के साथ हमने ये लगा दिया। तो पहली बात, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पहली बात यह है कि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो डीएनए और आरएनए है उसके अंदर क्या बोलते हैं, फास्फोरिक एसिड होता है। आगे देखेंगे नंबर 2 की बात करेंगे। देखो नंबर 2 की बात करेंगे शुगर, कौन कौन सी शुगर पाई जाती है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। 5 कार्बन युक्त कीटो सकरा या पेंटो सकरा के आधार पर 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक में राइबोस बीटा डी राइबो जिसको बोला गया है, दूसरे में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको बीटा D2 डीऑक्सी राइबोस बोला जाता है। यदि राइबोस शुगर है तो उसको हम बोलेंगे डीएनए, और यदि डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो उसको बोलेंगे हम अगर राइबोस शुगर है तो उसको बोलेंगे हम आरएनए, और अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो उसको क्या बोलेंगे हम डीएनए, ठीक है। दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों 5 कार्बन युक्त हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये देखो, ये क्या हमारे पास, ये हमारा आरएनए है, ये आरएनए है, और जबकि ये कौन है बताओ, ये डीएनए। दोनों के अंदर 5 कार्बन श्रृंखला युक्त होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, इसमें भी 5 ही कार्बन है। दोनों को प्यूरेनोस संरचना इस प्रकार होंगी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखो कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा होगा, यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है, जबकि कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पे क्या लगा होता है, H ग्रुप लगा होता है। अगर कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं राइबोस शर्करा, ठीक है, राइबोस शर्करा, जिसको बीटा
डी राइबोस, बीटा डी राइबोस शर्करा भी बोला जाता है, सही है, शर्करा भी बोला जाता है। जबकि इसे बोलते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे क्लियर करते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं राइबोस, सही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोस शर्करा, इसको बोलते हैं राइबोस शर्करा, जिसको हम बीटा डी राइबोस शर्करा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, सही है, जिसको बीटा D2 डीऑक्सी ऑक्सी राइबोस शर्करा भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइबोस शर्करा में और डीऑक्सी राइबोस शर्करा में क्या अंतर होता है। कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर होता है OH, ठीक है, यहाँ पर होता है OH, सही है। और जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो OH था पहले से ही, मिट गया वो। तो कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर होता है राइबोस शुगर के अंदर होता है OH, जबकि डीऑक्सी राइबोस शुगर के अंदर क्या होता है, H होता है। देखो ये अंतर है पहली बात तो, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखो आगे अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय कार्बनिक क्षार भी होते हैं, ठीक है। तीसरे कंपाउंड की बात करेंगे तो नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय कार्बनिक क्षारक होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए और आरएनए के अंदर, डीएनए और आरएनए में कौन कौन से विषम चक्रीय नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। तो हम बोलेंगे एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन क्षारकों में एडेनिन और ग्वानिन होता है। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है, एडेनिन और क्या होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है। प्यूरिन क्षारकों में एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पिरिमिडिन क्षारकों में यूरेसिल होता है, थायमिन होता है, साथ में साइटोसिन भी होता है, ठीक है। क्या होता है, साइटोसिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है, ये जो है ये दोनों, ये जो है दोनों जो है दोनों, ये देखो ये प्यूरिन है, ये क्या है, ये प्यूरिन है। और प्यूरिन के अंदर मैंने बताया कि आपके अंदर एडेनिन होगा और यहाँ पास ग्वानिन होगा। तो एडेनिन की संरचना इस प्रकार है और ग्वानिन की संरचना जो है इस प्रकार है। इसी प्रकार देखो पिरिमिडीन के अंदर देखते हैं, पिरिमिडीन के अंदर देखो ये दिखा रखा हमने पिरिमिडीन, ठीक है। ये जो लिख रखा है ये हमारे पास पिरिमिडीन, और पिरिमिडीन के अंदर यूरेसिल होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है, ठीक है। यूरेसिल होता है, थायमिन होता है और क्या होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस वाली बात को कि नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्यूरिन, सही है, और एक होता है पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर 2 क्षारक होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन के अंदर 3 क्षारक होते हैं, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे कि नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय जो कार्बनिक यौगिक है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल क्षारक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये वाले जो ग्राफ यहाँ पर लिख रखे हैं, जो ग्राफ मैंने बना रखे हैं, ये ग्राफ कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं है, सिर्फ मैंने आपको दिखा रखेंगे ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो डीएनए तथा आरएनए में उपस्थित विभिन्न रासायनिक घटक, जैसे मैंने बताया था रासायनिक घटक 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक घटक 3 प्रकार के होते हैं, उसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। देखो जैसे जैसे मैं आपको ग्राफ बना रहा हूँ आपको सिर्फ ऐसे ही याद करना है। देखो पूरी क्लास के अंदर सिर्फ आपकी ये वाली बात जो चलेगी, अब जो बात मैं बताऊँगा ये इंपॉर्टेंट बात चलेगी। जैसे कि उसने बोला है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड पीढ़ी दर पीढ़ी अनुमानित लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी भेजते रहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए, एक क्या होता है डीएनए, और एक होता है आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए, डीएनए के अंदर 3 रासायनिक कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 बात करेंगे
तो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, इसमें भी होता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें देखो अगर हम इसकी भी बात करें आरएनए की बात, तो इसमें भी नंबर 1 पर क्या होता है, H3PO4 होता है, यानी कि फास्फोरिक अम्ल इसमें होता है नंबर 1 पर और फास्फोरिक अम्ल इसमें होता है, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, देखो नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें राइबोस, इसमें क्या होता है, राइबोस शर्करा होती है, राइबोस शर्करा होती है, जबकि इसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन बीसम चक्रीय कार्बन यौगिक की अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजन बीसम चक्रीय कार्बन यौगिक की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे मैंने ये बताया था कि नाइट्रोजनी विषम चक्रीय सही है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्या, प्यूरीन, और एक होता है पिरिमिडीन, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिमिडीन। ऐसे ही इसमें भी सेम टू सेम यही बात होगी, नाइट्रोजनी विषम चक्रीय कार्बन यौगिक कौन कौन से होंगे, इसमें भी क्या होगा, प्यूरीन होगा, और इसमें क्या होगा बताओ, पिरिमिडीन होगा, क्या होगा, पिरिमिडीन, ठीक है। तो देखो अभी पहले बात को समझो, डीएनए में भी फास्फोरिक अम्ल होता है और आरएनए में भी फास्फोरिक अम्ल होता है। डीएनए पर नंबर 2 की अगर बात करेंगे तो राइबोस, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक यहाँ हुई है, हाँ यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे ये हुई है कि इसमें जो पाया जाता है, सॉरी ये हमने, तो एक काम करते हैं, इसको हम जो है देखा नहीं हमने, ठीक है, इसको आरएनए बोल दो, इसको क्या बोल दो, इसको आरएनए बोल दो, इसको आरएनए बोल दो, जबकि इसको डीएनए बोल दो, ठीक है, इसको आरएनए बोल दो, इसको डीएनए बोल दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, देखा नहीं हमने। तो आरएनए के अंदर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए के अंदर भी फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, और आरएनए के अंदर राइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजनिक नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय इसमें पाए जाते हैं, और इसमें भी नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय पाए जाते हैं। नाइट्रोजनिक विषम चक्रीय जो पाए जाते हैं इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, तो हम बताते हैं कि जो प्यूरीन होता है हमारे पास, उसमें एडेनिन होता है और उसमें ग्वानिन होता है। सेम इसमें बात करेंगे, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एडेनिन होता है और इसमें ग्वानिन होता है। लेकिन अगर पिरिमिडीन की बात करेंगे, पिरिमिडीन की अगर हम बात करेंगे, अगर आरएनए की बात करेंगे तो इसमें यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है, सही है। जबकि डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के अंदर थायमिन होता है और क्या होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये बताना चाहते हैं आपको कि न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए। आरएनए के अंदर जो रासायनिक घटक जो होता है वो फास्फोरिक अम्ल होता है, तो डीएनए में क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। आरएनए के अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। आरएनए के अंदर नाइट्रोजनी विषम चक्रीय यौगिक प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं, प्यूरीन एडेनिन और ग्वानिन होता है, जबकि पिरिमिडीन यूरेसिल और साइटोसिन होता है। जबकि डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी विषम चक्रीय यौगिक प्यूरीन और पिरिमिडीन इसमें भी होते हैं, लेकिन प्यूरीन सेम होता है, प्यूरीन क्या होता है, सेम होता है, जैसे कि इसमें एडेनिन और ग्वानिन है, इसमें भी सेम होगा। पिरिमिडीन अलग होता है, पिरिमिडीन साइटोसिन सेम है, लेकिन डीएनए के अंदर पिरिमिडीन जो होता है वो यूरेसिल होता है, जबकि आरएनए के अंदर जो पिरिमिडीन होता है वो यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए के अंदर जो पिरिमिडीन होता है वो क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करेंगे, इसी स्लाइड से आप तैयार करो, इस स्लाइड से ही आप जो है अपने टॉपिक को तैयार करो, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखो आगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है। देखो आगे देखो, यहाँ लिख रखा है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए तथा आरएनए। क्या अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, देखो हम आपको देखो बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कई फिर देखा गया बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन बन के आता है कि डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, सही है।
तो आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। पहली बात तो आप अंतर ये लिख दियो, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट अंतर आप यही लिखियो। दूसरी बात, अभी जो मैंने आपको बताया है सेम टू सेम बात वही चल रही है जो मैं आपको बता तो चल रहा हूँ, सेम टू सेम वही बात चल रही है, कोई भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबो शर्करा पाई जाती है, ठीक है। एक दूसरा अंतर हमारा ये समझ में आ गया हमारा, ठीक है। डीएनए में फास्फोरिक अम्ल होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, ये बताया था मैंने। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनिक क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर नाइट्रोजनिक क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरोसिल पाए जाते हैं, ठीक है। डीएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन समान अनुपात 1:1 में होते हैं, जबकि इसमें 1:1 में नहीं होते, ऐसे याद रखेंगे। डीएनए डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइडों श्रृंखला का बना होता है, ये श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। तो एक श्रृंखला तो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हमने जो है ऐसा बना ली, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हमने ऐसा बना दी, ठीक है। तो ये क्या बना दिया हमने, ये बना दिया हमने डीएनए, सही है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस जगह जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के साथ साथ प्लस इस जगह क्या बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर भी पाया जाता है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और जबकि इसके जो बीच में होते हैं, बीच में अगर हम बात करेंगे तो बीच में जो होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, ठीक है। किसी अगले लेक्चर के अंदर आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, डीएनए का बार्टसन एवं क्रिक मॉडल, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको अगले लेक्चर के अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, देखो आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। देखो यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है और यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, का बना होता है। ये श्रृंखलाएं विपरीत तथा बल्ली दिशा में भी होती हैं। एक श्रृंखला का होता है, कैसा होता है, एक श्रृंखला का होता है लेकिन बल्ली फॉर्म में होंगे। देखो कौन सी फॉर्म में होंगे, देखो कुंडलित तो है लेकिन बल्ली फॉर्म भी है, बल्ली माने जो कि घूम के इस टाइप से आ जाए, ठीक है। अगली अगर हम बात करेंगे, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, भाग लेता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।